गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल सिक्स्थ सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक कारण। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के कई राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक कारण रहे। इसी कड़ी में धार्मिक कारणों का हम आज अध्ययन करेंगे। धार्मिक कारणों में सबसे जो धार्मिक असंतोष के निम्न कारण थे, उनमें चर्च की शक्ति व संपत्ति प्रमुख था। चर्च फ्रांस की प्रमुख संस्था थी, जहाँ फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। फ्रांस की जमीन के 5वें भाग पर चर्च का अधिकार था। इस भूमि से चर्च को काफ़ी आय होती थी। भूमि की आय के अतिरिक्त चर्च किसानों की से उनकी उपज का दशमांश टीथ यानी 1/10 भाग कर के रूप में लेता था। चर्च के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों से जागीरदारी भी वसूल करते थे और इससे चर्च के बढ़ते प्रभाव से जनता को कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी थी। था उदार विचारों से लोग चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके चर्च की शक्ति पर अंकुश लगाना चाहते थे। इसके बाद धर्माधिकारियों का नैतिक पतन। जो चर्च की अपार संपत्ति का उपभोग करने वाले बड़े धर्माधिकारी बिशप, आर्कबिशप, एबट आदि होते थे और अत्यधिक धन से इनका मस्तिष्क खराब हो गया था इन्हें धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को छोड़कर विलासिता का जीवन जीना आरंभ कर दिया था। इनके साथ साथ उनमें भ्रष्टाचार और अनैतिकता भी आ गई थी और जिसके कारण जनता को अनेक प्रकार की कठिनाइयां होने लगी थी। परिणाम स्वरूप फ्रांस का साधारण व्यक्ति इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बेचैन था। इसके बाद चर्च का शासक से गठबंधन। बुर्बो वंश के शासक कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे उन्हें फ्रांस में कैथोलिक चर्च को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए थे। लुई 14वां जैसा शासक भी अपने को चर्च की संतान मानता था। चर्च के पास अपार धन संपत्ति थी तथा दूसरी तरफ बुर्बो शासक की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप शासक चर्च से भारी ऋण ले रहे थे और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर भी नहीं था। इस प्रकार फ्रांस में धर्म का राजनीति से संबंध स्थापित हो गया और जनता को और अधिक कठिनाइयां होने लगी। इसके बाद धार्मिक असहनशीलता। फ्रांस में ईसाई धर्म के लोग रहते थे, परंतु इनमें रोमन कैथोलिकों की प्रधानता थी। फ्रांस में बड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंट भी रहते थे और राजा ने उनका अध्यादेश जारी करके फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों व अन्य धर्मावलंबियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रहे थे, परंतु बुर्बो शासकों ने फ्रांस में कैथोलिक चर्च को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। लुई 14वें में नांत के अध्यादेशों को रद्द करके कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। उसके काल में प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार किए गए और यह भी बड़ा क्रांति का कारण बना। इसके बाद बौद्धिक कारण या दार्शनिकों का जो योगदान था, धर्म सुधार आंदोलनों में, वैज्ञानिक खोजों में यूरोप में 17वीं शताब्दी में बौद्धिक चेतना विकसित होने लगी थी और 18वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस दौरान यूरोप के साथ साथ फ्रांस में भी अनेक विद्वान, कवि, लेखक, साहित्यकार, विचारक, पत्रकार, नाटककार आदि हुए, जिसे प्रबुद्ध वर्ग कहा जाते थे। फ्रांस में जिन्होंने आधुनिक चिंतन की नींव रखी और इन्हीं फ्रांसीसी समाज में व्याप्त बुराइयों का भंडाफोड़ करके साधारण वर्ग के हृदय में स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा उत्पन्न की। इन्होंने फ्रांसीसी समाज का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। बौद्धिक वर्ग ने फ्रांस की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक बुराइयों का सही एवं नग्न चित्र उपस्थित करके जनता की सोई हुई आत्मा को जगा दिया था। फ्रांस के शिक्षित लोगों ने शासन एवं समाज में व्याप्त असंतोष को सही तरह से पहचाना और इसका प्रचार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बौद्धिक वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का भी प्रभाव पड़ा। फ्रांस के शिक्षित लोगों ने अपनी लेखनी द्वारा फ्रांस के समाज, राजनीति एवं धर्म में व्याप्त बुराइयों का यथार्थ चित्रण जब जनता के सामने किया तो जनता में फ्रांसीसी संस्थाओं के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। यह असंतोष जब फ्रांसीसी शासकों एवं अधिकार वर्ग के लिए चुनौतियां पैदा करने लगा तो अधिकार संपन्न वर्ग द्वारा बौद्धिक चेतना को सख्ती से दबाने का प्रयास किया। एक कुलीन ने वोल्टेयर को इतना पिटवाया कि वह अधमरा हो गया था। उसे जेल में डाल दिया था। अंत में उसे जबरदस्ती देश से निकाल दिया गया था। अनेक प्रकार के लोग, कुछ प्रबुद्ध लोग तो उनके अत्याचार से चुप हो गए, परंतु उन पर होने वाले अत्याचार जन चेतना जागृत होने से जनता को नहीं रोक सके। दार्शनिकों का योगदान। फ्रांस के लोगों में चेतना जागृत करके उन्हें क्रांति की प्रेरणा देने में अनेक विचारकों की भूमिका रही, जिनमें प्रमुख थे मॉन्टेस्क्यू। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति मॉन्टेस्क्यू था।
उसका जन्म फ्रांस के कुलीन घराने में हुआ था और पेशे से वो एक वकील था और वह तथा बोर्दो की संसद का वो न्यायाधीश था और उसने अधिकांश जीवन इसी कार्य में अपना अधिकांश जीवन लगाया। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि द पर्शियन लेटर्स 1721 में से और 1734 में रोमन लोगों की महानता तथा पतन के कारणों पर विचार में सुल्ला और एक्रेटीज का संवाद भी प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु कानून की आत्मा उसकी सबसे लोकप्रिय हुई और कानून की आत्मा में फ्रांस के समाज को इस पुस्तक ने झकझोर दिया था। उसके बाद वोल्टेयर का प्रमुख स्थान रहा। वो भी मध्य परिवार का, उसका जन्म भी मध्य परिवार में हुआ था। उसे भी आलोचनाओं के कारण बार बार जेल जाना पड़ा और कई वर्षों तक फ्रांस से बाहर भी रहना पड़ा था। रूसो इसका सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उसने अपने प्रारंभिक जीवन जो वर्ष थे वो लापरवाही तथा विलासिता में बर्बाद किए। दिदरो जैसे विद्वानों के संपर्क में आने के पश्चात उसके मन में गरीबों के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। बाद में उसने समाज के लिए उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे और उन्होंने बताया, उनकी प्रमुख जो पुस्तक थी सामाजिक पट्टा उसकी प्रमुख पुस्तक थी और इसमें जो पहला वाक्य, इस गुण का पहला वाक्य ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उनके समाज के बनावटी ढांचे को, गंदी इच्छाओं तथा यातनापूर्ण धन से भरे संसार को व्यवस्था के नाम से पुकारे जाने, अत्याचार को ज्ञान कहे जाने वाले अज्ञान को उखाड़ फेंकने की अपील की। अतः इन्होंने भी जनता को अधिक रूप से जागृत किया। इसके बाद जो अन्य दार्शनिक हुए उन्होंने, उनमें 3 महापुरुष अधिक थे जिनमें थे दिदरो, आर्लोबेर, केने, क्वेसने आदि प्रमुख थे। इन्होंने भी समाज की बुराइयों के रूप में, हेजन ने भी लिखा है कि फ्रांस की क्रांति दार्शनिकों के कारण नहीं हुई वरन राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां, परिस्थितियां तथा सरकार की त्रुटियों के कारण हुई। अतः इन्होंने धर्म, राजनीति व समाज में व्याप्त बुराइयों को जनता के सामने उजागर करके जनता में इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कई प्रकार की हुई जिनके कारण समाज में असंतोष फैला। उसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश शासन का प्रभाव। फ्रांस की जनता पर ब्रिटेन की संवैधानिक शासन व्यवस्था का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसे जनता के अधिकार एवं हित अधिक सुरक्षित थे तो लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। इनके शासन काल में जैसे संविधान, द्विसदनीय संसद, मंत्रिमंडल आदि का विकास हुआ जिसके कारण राजा की निरंकुशता पर अंकुश लग गए थे। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने इस शासन प्रणाली की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का भी फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने के लिए अमेरिका के लोगों को 1776 से 1783 तक संघर्ष किया। अंततः अमेरिका के 13 प्रांत इंग्लैंड के शासन से आज़ाद हो गए। इस स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए फ्रांस के सम्राट ने अमेरिकियों की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी क्योंकि फ्रांस अपने दुश्मन इंग्लैंड से बदला लेना चाहता था। इस संघर्ष ने कई प्रकार से फ्रांस के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। और तीसरा जो कारण था वो आयरलैंड का राष्ट्रीय आंदोलन था। ब्रिटेन के पास स्थित आयरलैंड द्वीप ब्रिटेन का अधिकार था। ब्रिटेन ने यहाँ के लोगों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। आयरलैंड के लोग इन प्रतिबंधों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे जिसमें इंग्लैंड अमेरिका के उपनिवेशों में क्रांति को दबाने में व्यस्त था। उसी समय इंग्लैंड के लोगों ने ग्रेटन के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। इसका भी फ्रांस के लोगों पर उनके संघर्ष करने की प्रेरणा मिली और इसके तात्कालिक कारण थे, कई प्रकार के तात्कालिक कारण भी थे। फ्रांस का आर्थिक संकट, सुधारवादी आर्थिक योजनाओं में विफलता थी। तुर्गो, नेकर, कैलोन और ब्राइन जैसे दार्शनिक भी थे जिनके कारण फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने राजतंत्र के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाया और उन्होंने इस गुलामी की जंजीरों को उखाड़ करके और एक स्वतंत्र समानता से भरा हुआ समाज बनाने का निर्णय लिया। धन्यवाद।